हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जब कोई पेशेंट ब्लड थिनर्स पे या खून पतला करने की दवा पे होता है तो वैसे पेशेंट में ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नहीं हो जाए, वैसे पेशेंट को दवा से रिलेटेड कोई सीवियर ब्लीडिंग नहीं हो जाए, कुछ शरीर की अलग अलग जगह से, चाहे ब्रेन में, चाहे हाथ पैरों में, चाहे पेट के अल्सर से या कहीं से ब्लीडिंग चालू नहीं हो जाए, इसको रोकने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है एक पेशेंट जो ब्लड थिनर्स पे है, उस बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ है कि जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है उस हिसाब से उतने ही डोजेस पे अप्रोप्रिएटली लीजिए। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट कौन सी मेडिसिन ले रहा है, क्या ले रहा है, एल्डरली लोग होते हैं उनको ज़्यादा अता पता नहीं होता, जो दवा देने वाले रहते हैं, केयर गिवर्स जिन्हें बोलते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो गलत दवा का डोज दे देते हैं, ज़्यादा डोज दे देते हैं, कम ज़्यादा दे देते हैं, दो ऐसी ऐसी दवाई जो लगभग सिमिलर एक्शन करती है वो दे देते हैं। कई बार एक और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई पेशेंट मल्टीपल लोगों से मेडिसिन ले रहा है, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की मेडिसिन ले रहा है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट की मेडिसिन ले रहा है, कोई डायबिटीज़ वाले की मेडिसिन ले रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अलग अलग लोगों के प्रिस्क्रिप्शन में कई बार अलग अलग मेडिसिन होती है जिसकी ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, और कई बार पेशेंट को क्या पता चलता है कि इसमें कंटेंट लगभग सिमिलर है, कि ये भी खून पतला कर रही है, वो भी खून पतला कर रही है। तो ये चीज़ों के चक्कर में कई बार डबल डोज हो जाता है मेडिसिन का, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है। तो क्या मेडिसिन आप ले रहे हैं वो प्रॉपरली समझ करके लीजिए, क्योंकि बाकी कोई भी मेडिसिन में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, शुगर की मेडिसिन भी आपने डबल डोज ले ली तो शुगर कम हो जाएगा, बीपी की मेडिसिन डबल डोज ले ली तो बीपी ज़्यादा कम हो जाएगा। वैसे ही खून पतला करने की दवा भी अगर आपने डबल ट्रिपल डोज ले ली तो ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है कि कई बार जान का खतरा हो सकता है। तो इसलिए कौन सी मेडिसिन आपको किस डॉक्टर ने लिखी है उसको समझना ज़रूरी है, पेशेंट के लिए भी, और पेशेंट को जो दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं यानी केयर गिवर्स है उनको भी समझने की ज़रूरत है। और प्रिस्क्रिप्शन में कोई ओवरलैप तो नहीं है, या प्रिस्क्रिप्शन में कोई सिमिलर ड्रग्स तो नहीं है, या सिमिलर टाइप के काम करने, खून पतला करने वाली दवाइयाँ तो नहीं है, उनका ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये डबल हो गई तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है कि कई बार मैनेज करना मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट है कि आपका कितना ब्लड थिनिंग हुआ है या कितना ब्लड क्लॉटिंग हुआ है, अलग अलग तरह की ब्लड थिनर्स में आपको मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे अगर किसी पेशेंट को कोई ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन हुआ तो आपके पेशेंट में ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम ये आप मेजर कर सकते हैं। किसी पेशेंट में अगर आप विटामिन के एंटागोनिस्ट मेडिसिन पे तो पीटी विद आईएनआर ये मेजर कर सकते हैं, दूसरे ब्लड थिनर्स पे तो एपीटीटी मेजर कर सकते हैं, फैक्टर 10A का ऐसे आता है, फैक्टर 2A का ऐसे आता है। तो ये सारी चीज़ों को आप अलग अलग तरह से असेस कर सकते हैं पेशेंट की पर्टिकुलर दवा की कितनी इफेकेसी आ रही है वो देखने के लिए। एंटी प्लेटलेट ड्रग जो देते हैं उसके लिए प्लेटलेट एग्रीगोमेट्री करके टेस्ट आता है कि कितने प्लेटलेट आपके उनका काम कम हुआ, ड्रग बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ज़्यादा तो नहीं कर रही, कम तो नहीं कर रही, ये तरह के टेस्ट कर सकते हैं। खासकर अगर आपको पहले ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ है तो। अगर रेगुलर पेशेंट है तो उसमें हर पेशेंट में हम ऑब्वियसली ब्लड थिनिंग का टेस्ट नहीं करते, सिर्फ विटामिन के एंटागोनिस्ट पे जो पेशेंट होते हैं जैसे वार्फरिन एसिट्रॉम पे होते हैं उसमें हम पीटीआईएनआर का टेस्ट हर महीने में एक बार करते हैं। पर अदरवाइज बाकी सब पेशेंट में हम ये टेस्ट ज़्यादातर तभी करते हैं जब पेशेंट को या तो कोई सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो, या सिग्निफिकेंट क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हुआ हो, या सडनली कोई लिवर का इशू हुआ हो, किडनी का इशू हुआ हो, या ऐसा कोई इशू हुआ हो जिससे हमें लगता है कि अपने ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस की एफिकेसी पे कुछ फर्क पड़ेगा, तो फिर हम उसके लेवल्स को चेक करना ज़रूरी होता है, ये देखने के लिए कि पेशेंट को कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन तो नहीं चल रही है, या पेशेंट की मेडिसिन कोई ओवरडोज तो नहीं हो रही है जिससे उसका ब्लड लेवल्स पे प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ अवॉइड करिए जिसमें आपको इंजरी होने का चांस है। अगर आपको कोई भी ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही है तो आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ने का या बहुत ज़्यादा कई जगह से कूदने का या बंजी जंपिंग करने का, या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ मत करिए जिसमें चोट लगने का अंदेशा है। चोट अगर लगेगी और आपको ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पर आप चालू है, आपका ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, तो आपको ब्लीडिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ब्लीडिंग कई बार ना रुक पाए ऐसा भी हो सकता है, खासकर अगर किसी को सर में चोट लग गई। अगर सर में चोट लग गई तो कई पेशेंट जिनको ब्लड थिनर्स चल रहा है हमने देखा है उनको ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है और उसको कई बार संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है, और उसके बाद फिर ब्लड थिनर्स बंद करने पड़ते हैं। ब्लड थिनर्स बंद करते हैं तो हार्ट में क्लॉटिंग चालू हो जाती है और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको हर तरह का एडवेंचर स्पोर्ट्स या हर तरह की ऐसी एक्टिविटी अवॉइड करनी है जिसमें आपको चोट लगने का, इंजरी होने का अंदेशा है। खासकर अगर सर में इंजरी होने का चांस है तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करना है। हाथ पाँव की इंजरी को तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन सर का इंजरी को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। इसी वजह से आपको अल्कोहल भी लेना अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल से भी कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आदमी ड्रंक हो जाए तो डिसबैलेंस हो सकता है, कहीं पे भी गिर सकता है, और कहीं गिर गया और उसमें ब्लीडिंग चालू हो गई
तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है अगर आप अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, और उसमें जब ब्लीडिंग हुई संभालना बहुत मुश्किल पड़ेगा, जान का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हर पेशेंट जो ब्लड थिनर्स पे, आइडियली उनको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा पीना तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत घर पे बैठ के आप आधा पी लिया, थोड़ा पी लिया, वो चलेगा। पर अगर आप ज़्यादा पी रहे हैं, बाहर जाके पी रहे हैं, उसके बाद ड्राइव कर रहे हैं, इस तरह का हाई रिस्क बिहेवियर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए कहीं जा भी रहे हैं, या पहाड़ चढ़ भी रहे हैं, या कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स कर भी रहे हैं, पूरी तरह मना नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन बस आपको इंजरी के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव कपड़े पहनने पड़ेंगे, प्रोटेक्टिव गियर रखना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव नी कैप्स और हैंड कैप्स और एल्बो कैप्स, इस तरह के जो भी इक्विपमेंट आते हैं, या हेड के लिए प्रॉपर गियर पहनना पड़ेगा, ताकि अगर आपको कोई चोट लगे तो वो इंजरी बॉडी के अंदर नहीं जाए, ब्लीडिंग चालू नहीं हो जाए। इसके लिए आपको पूरी प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। इसमें कोताही मत करिए, नहीं तो आपको अगर सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होता है तो उसको रोकना मुश्किल पड़ेगा। जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे, उनको जो टूथब्रश यूज़ करते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल का टूथब्रश होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव या टूथ के लिए बनाया गया टूथब्रश है, उस तरह का टूथब्रश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर मसूड़ों को आप जोर से घर्षण अगर करेंगे हार्ड टूथब्रश से, तो ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाएगा। और फिर कई पेशेंट हमारे पास यही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि रोज ब्रश करते हैं तो रोज ब्लीडिंग होती है। तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है, और जितना सावधानी पूर्वक आप उसको कर सके उतना अच्छा है। टीथ के भी एनामल को ही ज़्यादा क्लीन करिए, गम्स पर बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग मत करिए, नहीं तो ब्लीडिंग होने का चांस हो सकता है मसूड़ों पर। इसी के अलावा जब आप शेविंग भी करते हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शेविंग कट से भी कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। तो मेल पेशेंट अगर शेविंग कर रहे हैं तो उस दौरान भी प्रॉपर इक्विपमेंट लेके और बहुत ध्यान से शेविंग करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई बार ब्लड थिनर्स अगर ज़्यादा आपको चल रहे हैं तो ब्लीडिंग कई बार रुके ना, ऐसा हो सकता है। किसी पेशेंट को अगर पहले का एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम है और वो ब्लड थिनर्स पे, तो उसको एंटासिड्स लेना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी फूड या ज़्यादा तेल